प्रश्न 1 का ए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होता है? समान होता है। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा। तो ए में रिक्त स्थान में हम क्या भरेंगे? समान भरेंगे। उसी तरह बी में भी सर्वांगसम आयतों के क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा। तो सर्वांगसम आयतों का क्षेत्रफल क्या होता है? समान होता है। ठीक है, तो बी में हम समान भर देंगे। प्रश्न 2, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर चतुर्भुज के भीतर काटते हैं तो एरिया ABCD बराबर एरिया ABC प्लस एरिया। तो कह रहा है चतुर्भुज ABCD, तो पहले हम एक चतुर्भुज यहाँ पे बना लेते हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं ABCD। तो चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD, देखिए विकर्ण AC और BD परस्पर चतुर्भुज के भीतर काटते हैं तो एरिया ABCD बराबर, अब देखिए क्या दिया हुआ है? एरिया ABCD बराबर एरिया ABC प्लस एरिया। तो देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान है, तो एरिया ABCD यानी इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ABCD मतलब क्या हो गया? ये जो चतुर्भुज है ABCD उसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? तो एरिया ABC और एरिया ACD। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे? ACD भरेंगे। देखिए ABC और ACD क्या है? दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, देखिए त्रिभुज ABC इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? तो एरिया मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। तो ABCD का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? ABCD का जो क्षेत्रफल होगा ABC और ACD का क्षेत्रफल को जोड़ करके क्या आ जाएगा? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। प्रश्न 3, एक ही आधार पर तथा एक ही समानांतर रेखाओं के मध्य बने। तो प्रश्न 3 का ए कह रहा है कि एक ही आधार पर तथा एक ही समानांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो यहाँ पे भी हम समान लिखेंगे। ठीक है, तो एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? समान होता है। उसी तरह बी में भी समान ही भरेंगे। तो बी में कह रहा है समानांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल भी क्या होगा? समान होगा। अगर दोनों समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर और एक ही समानांतर रेखाओं के मध्य बन रहा हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा। ठीक है, तो तीसरा का ए में समान भरेंगे और बी में भी समान भरेंगे। प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 का ए है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी एक भुजा और तदनुरूपी शीर्ष लंब के। तो देखिए प्रश्न 4 का ए में हम लिखेंगे गुणनफल का आधा। क्या लिखेंगे? गुणनफल का आधा। इसको हम रिक्त स्थान में भरेंगे। तो कह रहा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा उसकी एक भुजा और तदनुरूपी शीर्षलंब के आधा होता है। तदनुरूपी शीर्षलंब के गुणनफल का आधा होता है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए एक भुजा और उसी और तदनुरूपी शीर्षलंब, यानी उस भुजा पे ही शीर्षलंब बना हुआ है। तो
भुजा हो गया, आधार हो गया, और शीर्षलंब क्या हो गया, ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी एक भुजा और तदनुरूपी शीर्षलंब के गुणनफल का आधा होता है। तो हम रिक्त स्थान में क्या भर देंगे, गुणनफल का आधा। किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों की लंबाइयों के गुणनफल का आधा होता है। यहाँ पे क्या भरेंगे, आधा। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना दोनों विकर्णों की लंबाई। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, उसके विकर्णों को गुना करके, यानी दोनों विकर्ण को गुना करके उसको उसका आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पे कह रहा था प्रश्न 4 का बी में किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों की लंबाइयों के गुणनफल का, तो यहाँ पर रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, आधा, यानी उसके विकर्णों की लंबाइयों के गुणनफल का क्या होता है, आधा होता है। प्रश्न 4 का सी, किसी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसकी एक भुजा तथा तदनुरूपी शीर्षलंब का, तो इसमें हम गुणनफल रिक्त स्थान में भरेंगे। तो कह रहा है किसी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसकी एक भुजा तथा तदनुरूपी शीर्षलंब का गुणनफल होता है। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, तो उसका सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि उसकी एक भुजा तथा तदनुरूपी शीर्षलंब का गुणनफल, यानी आधार गुना ऊंचाई।